गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं रिवीजन इन वन शॉट, तो आज हम लोग क्लास 12th का उर्दू जो है ना आपकी, जिसका क्या नाम है गुलिस्तान अदब, इसको रिवीजन इन वन शॉट करने जा रहे हैं। इसमें हम सारे चैप्टर्स नहीं, हम इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम उनको डिस्कस करेंगे आंसर्स के साथ। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। और सबसे पहले आप लोग वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स 12th क्लास में हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो लिखा है, इस खत की रोशनी में गालिब के ज़माने पर नोट लिखिए। देखिए, आपको पता है गालिब ने जितने खतूत लिखे हैं, है ना, उन खतूत की 3 खूबियाँ हैं। नंबर 1 तो ये है कि उन्होंने अलकाब व आदाब को तर्क किया है। अलकाब व आदाब को तर्क किया है का मतलब ये होता है बेटा कि जो पुराने ज़माने में बहुत लंबा मोहतरम, हजरत, जनाब आली, ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी, वो इन्होंने लिखना बंद कर दी थी। ये अपने दोस्त को, अहबाब को, जिसको भी ख़त लिखते थे डायरेक्ट लिख देते थे, जाने गालिब, जाने मन, है ना, चश्मे बतूर, इस तरह से लिख के डायरेक्ट वो ख़त लिखना शुरू करते थे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो ये थी कि उन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया था। जैसे ख़त में ऐसा लगता है कि भाई एक आदमी है जो अपनी बातें लिखे जा रहा है, लेकिन अगर आप गालिब के ख़त पढ़ेंगे तो गालिब के खतूत में आपको दिखेगा, ऐसा महसूस होगा जैसे 2 आदमी आमने सामने बैठे बातें कर रहे हों। ठीक है। तीसरी बात जो गालिब के खतूत में नज़र आती है वो यही है कि उनका जो खतूत है वो 1857 का जो गदर हुआ था, जिसे हम पहली जंग आज़ादी के नाम से जानते हैं, उसके एक एक हालात, दिल्ली में क्या गुजरे, क्या हो रहा था, अंग्रेज़ कैसा सलूक कर रहे थे, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो अब आपको पता है कि गालिब के ज़्यादातर ख़त उनके अपने निजी हालात पर और ज़माने के हालात पर हैं, है ना। तो अब यहाँ पे ये आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है कि भाई गालिब ने 5 दिसंबर को ये ख़त लिखा था। अंग्रेज़ों ने किस तरह से मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल कर दिया था, किस तरह से मुग़लिया सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। जो आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र बचे थे उनको कैद कर लिया गया था, है ना, उनके बेटों को कत्ल कर दिया गया था। और किस तरह से यहाँ पे जो मुसलमान बचे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि 1857 का जो गद्दर है वो मुसलमानों की वजह से हुआ है ना। तो मुसलमानों को उन्होंने बहुत बेदर्दी से मारा। तो यहाँ पे देखिए गालिब कहते भी हैं कि ढूंढने से ना अब मुसलमान नहीं मिलता है इस शहर में, क्या अमीर क्या गरीब कोई भी नहीं है मुसलमान, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये सोच लिया था कि भाई ये जो गदर है मुसलमानों की वजह से हुआ है, और उन्होंने मुसलमानों को बहुत बुरी तरह से मारा। ठीक है। और जो बचे कुछ मुसलमान थे वो इधर उधर शिफ्ट हो गए, दिल्ली से गर्ज के सब चले गए। ठीक है। तो ये सवाल आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली पूरा जवाब नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इतना वक्त ना आपके पास है ना मेरे पास। आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वही आ गया कि गालिब की मकतूब नवेसी की खसूसियात वाज़े कीजिए। अब देखिए, मकतूब नवेसी हो, खतूत नवेसी हो, है ना, खतूत निगारी हो, मकतूब निगारी हो, ये सब के वर्ड्स के मीनिंग एक ही हैं, यानी वो ख़त कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने लिख दिया है कि कदीम रविश को तर्क कर दिया था, आसान ज़बान में खतूत लिखना शुरू करे थे। दूसरी बात देखिए यहाँ लिखा है मुरासले को मुकालमा बना दिया था, यानी कि ऐसा लगता है कि 2 लोग आपस में बैठे क्या कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, है ना। और तीसरी बात जो है वो 1857 के जो हालात थे उसके ऊपर उन्होंने रोशनी डाली है। तो यही इनके क्या है, इनके खतूत की खूबियाँ हैं। ठीक है। आ जाइए, आपका नेक्स्ट सवाल है, इस पे देखिए यहाँ लिखा है खूजी एक मुताले की रोशनी में खूजी के किरदार पर रोशनी डालिए। तो आपको पता है यहाँ पे आपका ये इंशाई की तरह इन्होंने लिया है, तनकीदी मजमून है ये, है ना, खूजी एक मुताला। ठीक है। इसमें खूजी कैसा है आपको पता है, खूजी एक दिलचस्प किरदार है ना, बहुत हाजिर जवाब है, सबको फ़ौरन जवाब दे देता है ना, बात करने का उसका एक अलग ही अंदाज़ है। ठीक है। मस्खरा है, ठीक, और सबके साथ मतलब घुल मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। ये देखिए, ये आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके जनरली रिपीट होते हैं, कई बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई भी चैप्टर या कोई भी क्वेश्चन छोड़ के जाना है, आपको सब कुछ पढ़ना है। लेकिन ये वन शॉट रिवीजन में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है।
अगला सवाल ये भी आपका एक तनकीदी मज़मून है, उमराव जान अदा, है ना। आपको उमराव जान अदा के किरदार पर रोशनी डालना है। तो आपको पता है ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा का एक नावल है, इसके ऊपर खुर्शीदुल इस्लाम ने एक तनकीदी नोट लिखा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि उमराव जान कैसी लड़की थी, है ना। आपको पता है वो शरीफ ख़ानदान की लड़की थी, लेकिन बदले की भावना ने, हम कहते हैं ना, बदले का जो जज्बा था कि हमें बदला लेना है ना, इसलिए दिलावर खान ने क्या करा, उसे उठा के एक तवाइफ के कोठे तक पहुंचा दिया, है ना। और उसके बाद उसकी जो एक हंसती खेलती ज़िंदगी थी उसको क्या बना दिया, जहन्नुम बना दिया, दोज़ख बना दिया, है ना। तो आप यहाँ से इसका देख सकते हैं। लेकिन उमराव जान अदा जो एक इंडिविजुअल लड़की है ना, वो उस लड़की में क्या खूबी है कि वो अपने घर का जो अदब है, जो तमीज़ है, जो तहजीब है, वो उस बाला खाने पर जाके भी नहीं भूलती है ना। वो अपने घर की अदब, तमीज़, तहजीब, बात करने का स्टाइल, वो सब वो वहाँ पे बरकरार रखती है, ठीक है ना। तो अब आप इसे लिख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी मतलब एक खूबी है उसमें, ठीक है। अगला देखिए एक अफसाने का क्वेश्चन आ जाता है। अफसाने में फोटोग्राफर के किरदार पर रोशनी डालिए, है ना। तो अगर आपका ये चैप्टर आ रहा है तो आप लोग इसे पढ़िएगा, अदरवाइज इसे स्किप कर दीजिएगा। मैंने ओवरऑल क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो अब आप लोग ये कमेंट मत कीजिएगा मैम ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, मैम आपने ये क्यों करवाया। और बेटा दूसरी बात ये है कि अक्सर बेशतर ऐसा भी देखा गया है जो आपके चैप्टर हटा दिए जाते हैं ना कई मरतबा धोखे से, उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर क्या है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये अफसाना फ़ोटोग्राफ जो है, इसमें दो लेडी होती हैं जो एक होटल में जाके रुकती हैं, है ना। और फिर वहाँ उनका फ़ोटो क्लिक किया जाता है और बाद में वो जब दोबारा वहाँ विज़िट करती है तो वो फ़ोटो उसी ड्रॉर में होता है जिसमें वो भूल गई होती हैं रख के, है ना। तो ये सब चीज़ें कि वो फ़ोटोग्राफ़र कैसा था, किस तरह से बात करता था, कैसे सबके फ़ोटो खींच रहा था, वो सारी बात हो गई। आगे आ जाइए, हूरी ने अपने घर वालों को क्या वसीयत की थी। अब आपको पता है ये बजूका वाला जो चैप्टर है उसके बारे में है ना। तो हूरी ने अपने घर वालों को वसीयत की थी, सुनो क्या कहा था, ये शायद हमारी ज़िंदगी के आखिरी फसल है, अभी थल खेत से कुछ दूरी पर है, ठीक है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि अपनी फसल की हिफाजत के लिए कभी भी बुजूका ना बनाना। आपको पता है कि फसलों की हिफाजत के लिए एक पुतला जो है वो खड़ा किया जाता है, इस तरह से मटका रख के और ऐसे उसके हाथ बना दिए जाते हैं और इसे ऐसे करके यूँ खड़ा कर दिया जाता है ज़मीन में, कपड़े वपड़े डाल के इसके ऊपर, ताकि चिड़ियाँ वगैरह फसल को बर्बाद ना करें। इसे उर्दू में बजूका कहा जाता है, ठीक है। और इस स्टोरी में, ठीक है, तो अब वो क्या करता है, बजूका अपने हिस्से की मांगने लगता है कि भाई मेरा हिस्सा मुझे वापस करो, है ना। तो वही बताते हैं कि भाई आप लोग कभी भी ऐसा बजूका ना बनाना, है ना। और फाइनली क्या करते हैं, वो अपने आप को ही बजूका बना के खड़ा कर देते हैं। बहरहाल आप लोग इसे पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, खुद नविश से आप बीती की तारीफ बयान कीजिए। तो आपको पता है कि खुद नविश किसे कहा जाता है, वो सवानें जो अपने ऊपर अपने आप लिखी जाए उसको खुद नविश्त कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैं अपने बारे में खुद से लिखूंगी, उसे खुद नविश्त या आप बीती कहते हैं। जबकि अगर कोई और लिखेगा मेरे ऊपर, जैसे आप में से कोई लिखना चाहे मेरे ऊपर कि भाई हाँ एक मैम थी, तो वो क्या कहलाएगी, वो सवानें कहलाएगी, ठीक है। वो सवानें, आप क्या कर रहे हैं, आप सवानें लिख रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, खुद नविश या आप बीती का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी के हाल जो है बयान करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पूरी ज़िंदगी को समेट के लिखा जाता है, ठीक है। ख़ास वाक़यों को, जो भी आपके इंपॉर्टेंट वाक़े हैं उनको भी बयान किया जाता है। देखिए जो आपका डेली रूटीन है ना, डे टू डे जो आप कर रहे हैं उसको नहीं मेंशन करते, लेकिन हाँ जो आपने कुछ अचीव करा है, कुछ लिखा है, कुछ बताया है, उसको यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। बस आप इतना याद रखिए, खुद नविश इंसान अपने ऊपर खुद लिखता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, एक अच्छी रिपोर्ट ताज की क्या खूबियाँ होती हैं ज़रा सा बताइए। तो आपको पता है कि भाई नस्र की कितने सिन्फ हैं या नज़्म की कितने सिन्फ हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है। उसी में एक जो आपकी नस्र की सिन्फ है उसमें ही एक होती है रिपोर्ट ताज, ठीक है। रिपोर्ट ताज जो है, देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ है कि भाई इसकी इब्तिदा फ्रांस में हुई थी, ठीक है। बाद में ये अंग्रेज़ी में आई और उसके बाद उर्दू में आ गई, ठीक है। और अंग्रेज़ी लफ्ज़ जो है रिपोर्ट उसी से बना हुआ है, यानी किसी वाक़ये के मुतालिक जो भी बात है या इत्तला देना, ये आपका रिपोर्ट ताज कहलाता है, ठीक है।
अब कहते हैं इसमें क्या है, ये किसी वाक़े, तक़रीब या किसी अदबी जलसा जो है या कॉन्फ्रेंस है या सेमिनार है या मुशायरा है, उसके रुदात को अफ़सानवी अंदाज़ में बयान करते हैं, है ना? शुरू से एंड तक रिपोर्ट जो आपकी न्यूज़ वाली रिपोर्ट होती है ना, वो सनसनीखेज़ होती है, जबकि ये अफ़सानवी अंदाज़ में होता है ना? जो टीवी पे आपकी न्यूज़ चलती है उसमें गम, तकलीफ़, है ना? खौफ़ होता है, जबकि इसमें क्या है, इसमें अफ़सानवी अंदाज़ होता है, सकता है एक कहानी चल रही है। ठीक है, बाकी यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, आप इससे कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो लिखा है खुद कलामी का क्या मतलब है ना? खुद कलामी का मतलब होता है अपने आप से बातें करना। ठीक है, यानी इंसान अक्सर जब खुश होता है तब भी, या जब तकलीफ़ में होता है तब भी, वो अपने आप से बातें करते हैं, है ना? क्योंकि कहते हैं इंसान अपना बेस्ट फ्रेंड अपने आप है। ठीक है, इंसान जितना अच्छे से अपने आप को समझ सकता है, बाकी कोई उतना अच्छे उसे नहीं समझ सकता। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है अपने आप। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है राह में चलते हुए, तन्हाई में बैठे हुए, आपस में अपने आप में क्या करते हैं, बड़बड़ाते हैं या बातें करते रहते हैं। यही क्या कहलाता है, खुद कलामी की कैफियत कहलाता है। ये एक नफ्सियाती मर्ज़ है। ठीक है, ये एक मर्ज़ भी है ना? ये एक बीमारी भी है। इंसान अगर कोई ऐसे बड़बड़ा रहा होगा ना, तो सामने वाला उसे पागल कहेगा, देखो अपने आप में बड़बड़ा रहा है ना? लेकिन क्या होता है, जब इंसान परेशानी में होता है या ज़्यादा खुशी में होता है, तो ये एक ज़हनी जज्बा है। जैसे आप कहते हैं ना, यस ये मैंने कर लिया, तो आप किसी और से नहीं कह रहे हैं, आप अपने आप से कह रहे हैं, है ना? या कुछ गड़बड़ होगी तो आप कहते हैं ओ नो, ये तो गलत कर दिया मैंने, है ना? तो ये क्या है, आप किसी और से नहीं कह रहे, आप अपने आप से कह रहे हैं। यही खुद कलामी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे कुछ शोरा के बारे में अभी कल किसी बच्चे ने कमेंट किया था, वो शायद 10th क्लास के हैं, कि मैम ये जो क्वेश्चन है ये तो बुक में है ही नहीं। लेकिन बेटा इस तरह के क्वेश्चन बुक में नहीं होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप देखेंगे कोई भी नज़्म हो, कोई भी गज़ल हो या कोई भी अफ़साना वगैरह, उससे पहले आपके अदीब या शायर जो भी है उनके बारे में लिखा हुआ होता है। तो अब उसी से क्वेश्चन बना दिया जाता है कि भाई उनकी गज़ल गोई या उनकी अफ़साना निगारी या उनकी अदबी खिदमात पर नोट लिखिए, है ना? तो इससे घबराना नहीं है। आपके जो चैप्टर है उसमें आगे ही दिए हुए होते हैं, तो आप उनकी इसको याद करने का एक बहुत अच्छा सा तरीका ये है कि सबसे पहले आप उनकी पैदाइश याद कर लीजिए कि भाई वो पैदा कब हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या याद करिए, उनकी पैदाइश याद कीजिए। ठीक है, कब कहाँ पैदा हुए और असल नाम क्या था। उसके बाद फिर उनकी आप वफ़ात याद कीजिए कि कब उनका इंतकाल हुआ और कहाँ इंतकाल हुआ और उनका इंतकाल हुआ कैसे, है ना? जैसे अब मोमिन थे, वो छत पर से गिरने से उनका इंतकाल हो गया था, है ना? इसी तरह से ज़ौक़, आपके सौदा हैं, ज़ौक़ हैं, इन सब की अलग अलग कहानियाँ हैं। एक शायर थे, उनको दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था। तो इस तरह से जो उनकी वफ़ात की वजह है वो बताइए। ठीक है, इसके अलावा उनके अब ज़बान और बयान क्या थी, है ना? यानी वो कैसी ज़बान इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ज़बान व बयान। ठीक है, यानी वो ज़बान कैसे इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद जब आप लिखने बैठेंगे तो देखिए शायर बहुत अच्छे थे या अदीब बहुत अच्छे थे, ये सब के बारे में लिखा जाता है ना? तो जो मेन पॉइंट है वो आप याद कर लीजिए और फिर उसको पैराग्राफ में डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद तसनीफ़ याद कर लीजिए कि भाई उन्होंने क्या क्या लिखा। ठीक है, तो तसानीफ़ लिख लीजिए। तो अब ये मोटी-मोटी चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे तो पैराग्राफ बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि पैराग्राफ में क्या है, जब आप लिखेंगे तो ये बहुत बड़े शायर थे, बचपन से ही लिखने का शौक़ था, या बहुत बड़े अदीब थे, बचपन से ही लिखने का शौक़ था, है ना? और जब अदबी माहौल मिला तो ये इनकी सलाहियत और निखर के आ गई। ये सारी चीज़ें कॉमन रहती हैं। ठीक है ना? जब आप इनके वफ़ात के बारे में लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि भाई ये अज़ीम शायर या अज़ीम अदीब जो है इस सराय फ़ानी से रुख़सत हो गया फ़लाँ फ़लाँ तारीख़ को, है ना? तो मतलब पैराग्राफ में चीज़ें सेम रहेंगी, बस क्या है जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं ना जो सबकी डिफरेंट है, जैसे कब कहाँ पैदा हुए, क्या सन था, ये चीज़ें आपको खुद से याद करनी है ना? इसको याद करेंगे तो आप फटाफट लिखते चले जाएंगी। ठीक, अब देखिए इनके बारे में, अब शायर है तो आप लिखेंगे ना कि मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुख़न में उन्होंने क्या करा, असनाफ़ सुख़न में तबाह आज़माई की, है ना? उन्होंने गज़ल भी कहे, क़सीदा मरसिया भी कहा, लेकिन उनका जो मेन फ़ील्ड रही वो गज़ल रही, है ना? इस तरह से आपको करना है। वो आसान ज़बान इस्तेमाल करते थे, वो मुहावरों का इस्तेमाल करते थे, या उनके वहाँ सनतें हैं, तशबीह है, इस्तिआरा है ना? तो ये सबके वहाँ होता है, ये कॉमन बात होती है। ठीक है, और उनको अरबी और फ़ारसी का इल्म था। जितने भी उर्दू के शायर मिलेंगे ज़्यादातर को अरबी और फ़ारसी का इल्म होता है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश का इल्म भी है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये चीज़ें सेम रहने वाली हैं।
ठीक, तो इसे आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आप लोग समझ पा रहे हैं। अच्छा हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो 1-2 शायर के बारे में आप जिनके बारे में भी याद करें, उनके 1-2 अशआर ज़रूर याद कीजिए। इससे आपके आंसर को ना मतलब एक इम्पैक्ट, एक वज़न मिलता है कि हाँ भई आंसर बहुत अच्छा है। ठीक है? आगे चलते हैं। अगला सवाल है गुलरंग दरीचों से क्या मुराद है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है गुलरंग दरीचों से मुराद है। अब देखिए ये आपकी ग़ज़लें हैं या नज़्म है, वैसे तो ये ग़ज़ल का है, ठीक है? बाकी जो आपके नज़्म अगर हैं या मरसिया मसनवी में से कुछ भी है, जो भी आपके सिलेबस में है, उनके टेक्स्ट को भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपको जो आपका दरसी इक़्तिबास आता है उसकी आपकी तशरीह करनी होती है या आपको एक आध शेर दे दिया जाता है कि भई तशरीह कीजिए, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ गुलरंग दरीचों से क्या मुराद है? रिश्ते हुए ज़ख्म से जो सुर्ख रंग का खून निकल रहा है ना, सुर्ख या गुलाबी होते हैं, उन्हीं को खून जो उसमें से टपक रहा होता है ना, उसको ही कहा गया है गुलरंग दरीचे। दरीचे मतलब होता है खिड़की, तो अब जो ज़ख्म होता है वो खिड़की के ही मानंद होता है ना, तो इसी को गुलरंग दरीचे कहा गया है। अब देखिए इसी तरह से आगे नून मीम राशिद जो है, इनकी एक नज़्म है ज़िंदगी से डरते हो, पर नोट लिखिए। तो ये बहुत अच्छी सी नज़्म है, ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हो, है ना, आदमी हो, आदमी से डरते हो, है ना। तो इस तरह से बहुत अच्छी सी इनकी नज़्म है, ये मैंने पढ़ाई है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, चैनल पे अपलोड है, ठीक है। एक 1.5 साल पहले पढ़ाई थी, तो आप पुरानी वीडियोज़ में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसके ऊपर लिखिए कि इसमें बताते हैं कि इंसान है, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी की क्या खूबी है ना? क्या ख़ुसूसियत है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्होंने मेंशन की, बाकी आप यहाँ से आंसर देख ही पा रहे हैं। आगे चलते हैं। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। वक्त कम है, फिर अगर मौका मिलेगा तो इसका एक पार्ट 2 और बना दूँगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बेशतर देखे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा, और इसके अलावा जो आपका सिलेबस वगैरह है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके भी हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, या आप कुछ और इसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करवाना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। कोशिश करूँगी कि आपको जो भी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया जाए। चलिए, तो आज की वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।